Hello everyone, welcome to Master Academy. Today I am going to explain you class 10th English First Light Chapter 7 Glimpses of India. First part, that is The Baker from Goa, which is written by Lucio Rodriguez. बेसिकली फर्स्ट पार्ट के अंदर जो राइटर है यानी कि ल्यूसियो रॉड्रिग्यूज है वो हमें जो गोवा है, जो स्टेट गोवा है, उसके अंदर जो विलेज है उसके जो बेकर्स कैसे होते हैं उसके बारे में बताया है. सो हम स्टार्ट करते हैं. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age old time tasted furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. सो राइटर में बता रहे हैं कि वो उनके एल्डर्स आज भी वो पुराने पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं. अब देखो, रिमिनाइसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, अपने बीते हुए कल के बारे में सोचना. ओके तो जो राइटर है वो हमें बता रहे हैं कि वो कैसे वो अपने पुराने ओल्ड गुड पोर्टुगीज डेज को याद करते हैं और कैसे वो अपने पुरानी ब्रेड को याद करते हैं, वहाँ की बनी हुई ब्रेड को. राइटर ऐसे बोल रहे हैं कि भले ही आज वहाँ पे ब्रेड खाने वाले ना हो, पर वहाँ पे ब्रेड बनाने वाले ज़रूर है, बेकर ज़रूर है वहाँ पे. वो बोलते हैं कि आज भी वहाँ पे बेकर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो बेकिंग पॉइंट है जहाँ पे वो बेक करते हैं वो है, वहाँ की स्मेल है, सब कुछ आज भी वहाँ पर है. The third and the jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. सो राइटर में बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे उनके यहाँ पे जब भी वो बेकर आता था ब्रेड बेचने के लिए तो कैसे आता था, एक बैम्बू स्टिक रखता था, उस बैम्बू स्टिक में क्या होते थे, छोटी छोटी बेल्स लगी होती थी, उसकी आवाज़ आती थी. ठीक है, तो राइटर में बता रहे हैं कि जब भी वो आता था तो वो आवाज़ जो आती थी बैम्बू स्टिक से वो आज भी वहाँ पे आती है हर सुबह, है ना. भले ही वहाँ पे पुराने वाले बेकर्स ना हो, मतलब कि जो उनके टाइम पे बेकर थे, पर उनके जो आगे की जनरेशन है यानी बेटा बेटी है वो आज भी उनके प्रोफेशन को है ना कैरी कर रहे हैं, आज भी वो बेकिंग कर रहे हैं. और गोवा के अंदर बेकर्स को पैडर बोलते हैं, तो ये याद रखना है. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, a companion and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on a selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Pasquine or Bastine, the maid servants of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. अब जो राइटर है वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो जबकि वो बेकर्स थे वो उनके फ्रेंड भी होते थे, उनके कंपेनियन भी होते थे और उनके गाइड भी होते थे, राइट. और वो उनके गांव में 2 बार आते थे. पहला जब वो सुबह ब्रेड बेचने आते थे और दूसरा जब वो अपनी बास्केट मतलब जब वो बेच बात के जब जा रहे होते हैं तब. ठीक है, तो राइटर में बता रहे हैं जब वो सुबह आते थे तो उनकी जो बैम्बू स्टिक से आवाज़ आती थी ना, उसकी वजह से सारे बच्चे जल्दी उठ जाते थे और उनके पास भागते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रेड बैंगल्स चाहिए होती थी, छोटी छोटी ब्रेड की रिंग्स होती है ना, वो चाहिए होती थी, राइट. फिर the baker made his musical entry on the scene with the chang chang sound of his special made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo.
फिर राइटर में बता रहे हैं कि जो बेकर एंट्री कैसे लेता था, वो म्यूजिकल एंट्री लेता था उनके गांव में। उसके जो बैम्बू स्टिक से वो आवाज़ निकालता था, झैंग झैंग, उसकी बैम्बू स्टिक से वो आवाज़ आती थी, जिसको सुन के सब लोग उठ जाते थे, उसके पास आ जाते थे। ठीक है। और फिर राइटर में बता रहे हैं कि एक हाथ में बेकर के पास बास्केट होती थी जिसके अंदर उसकी पूरी ब्रेड्स वगैरह होती थी, और दूसरा हाथ में बैम्बू स्टिक होती थी जिसकी वजह से वो आवाज़ निकालता था। फिर जब वो एक लेडी को मिलता वहाँ पे, तो फिर उनको सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलता, उसके बाद में अपनी बास्केट को उस बैम्बू के ऊपर रखता, वर्टिकल बैम्बू के ऊपर। The kids would be pushed aside with a mild rebuke, and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. सो अब राइटर हमें बता रहे हैं कि जो बच्चे थे जब वो छोटे थे, तो वो और बाकी सारे बच्चे उनके फ्रेंड्स वो सारे मिलके एक दूसरे को धक्का देते थे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें है ना वो बेकर के पास जाना था और उनसे ब्रेड बैंगल्स लेनी थी, है ना? पर उनके जो सर्वेंट्स थे वो ले लेते थे। डिलीवर टू दी सर्वेंट, द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट, बट वी डोंट गिव अप। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और दी पैरापेट एंड पीप इनटू द। पर बच्चे हार नहीं मानते थे, वो क्या करते थे, बेंच को चढ़ जाते थे। ठीक है ना? अलग अलग हरकतें करते थे, कूदते थे, भागते थे, क्योंकि उन्हें वो बैंगल्स चाहिए होती थी। और फिर राइटर में बता रहे हैं कि वो अपने टीथ भी ब्रश नहीं करते थे। बोलते थे हम अपने टीथ को क्यों ब्रश करें, कौन वो मैंगो लीफ को प्लग करेगा, टूथब्रश बनाएगा, फिर उससे टूथब्रश करेगा, ऐसा क्यों है ज़रूरी? जब टाइगर भी ब्रश नहीं करता तो हम क्यों करें, ऐसा राइटर बोल रहे होते हैं। राइटर बोल रहे होते हैं कि जो गर्म चाय होती है वो हमारे दांत अपने आप क्लीन कर देगी और अच्छे से क्लीन कर देगी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bholinas are a must for the Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. अब राइटर में बता रहे हैं कि जो मैरिजेज होती हैं वो ब्रेड के बिना अधूरी होती हैं। क्यों? अगर कोई स्वीट ब्रेड नहीं होगी तो मीठे का मज़ा कैसे आएगा? तो इस तरह से राइटर में बता रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि कोई इतनी आसानी से बोल नहीं सकता कि जो बेकर होता है वो एक विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। कैसे एक मदर अपनी बेटी की इंगेजमेंट के ओकेशन पर सैंडविचेस बनाती है, कैसे क्रिसमस पे अदर फेस्टिवल्स में केक्स और अलग स्वीट्स बनती है, कैसे बेकर्स बनाता है। तो ये कहना एकदम सही होगा कि जो बेकर्स होते हैं वो विलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length one and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites a comment that he is dressed like a padder. अब राइटर हमें जो बेकर्स की ड्रेस कोड होता था ना वो बता रहे हैं कि वो किस तरह की ड्रेस पहनते थे। तो उनके ड्रेस का एक पर्टिकुलर नाम था, वो था कबाई। तो आपको ये याद रखना है कि जो बेकर्स की ड्रेस को क्या बोलते थे, कबाई, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो वो कैसे दिखती थी कबाई? कबाई एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो नीज, जो उनके घुटने होते हैं उनके थोड़ा सा नीचे आती थी। ठीक है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग शर्ट एंड ट्राउजर्स। अब राइटर बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो जब वो बेकर्स को देखते थे जब वो छोटे थे तो वो बता रहे थे कि जो बेकर्स पहनते थे वो पहनते थे एक शर्ट और ट्राउजर्स जो कि फुल लेंथ के नहीं होते थे, छोटे होते थे, हाफ पैंट्स। ठीक है। तो राइटर बता रहे हैं कि आज भी अगर हम किसी को हाफ पैंट के अंदर देखते हैं ना तो सब लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि इसने एक पैडर की तरह ड्रेस पहनी है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil.
Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plum physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. सो अब राइटर बता रहे हैं कि जो उस टाइम पे बेकर्स क्या करते थे, जो भी पूरा बेच बाच के जो पैसे का लेना था, जो बिल्स कलेक्ट करने का टाइम, वो कब करते थे? मंथ के एंड पे, ठीक है। जैसे दूध का नहीं करते, अभी दूध ले लेते थे महीने के आखिरी के अंदर हम दूध के पैसे देते हैं, वैसे, ठीक है। और वो कहाँ पे लिखते थे सारे हिसाब? वो लिखते थे एक दीवार के ऊपर पेंसिल से। और फिर राइटर बताते हैं कि जो बेकिंग है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उन दिनों में। और जो बेकर था, उसकी फैमिली थी, वो कभी स्टार्व नहीं करती थी, कभी भूख नहीं रहती थी, कभी भी उन्हें परेशानी नहीं हुई इस प्रोफेशन के अंदर। और जो बेकर्स थी, उनकी फैमिली थी, वो हमेशा प्रॉस्परस और हैप्पी दिखते थे, ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्ड दे रखा है प्लम्प फिजिक्यू। इसका मतलब होता है प्लीजेंटली फेट बॉडी। मतलब जो बेकर्स होते थे ना, वो थोड़े मोटे हेल्दी टाइप पर्सन थे। एंड फिर एक और वर्ड है ओपन टेस्टिमनी। इसका मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर ऑफ क्वालिटी। तो राइटर में बता रहे हैं जो बेकर थे वो थोड़े हेल्दी टाइप होते थे, उनका कैरेक्टर इस तरह का ज़्यादा हैप्पी रहते थे। तो आज भी वैसा कोई पर्सन हमें दिखता है हेल्दी सा, खुश सा रहने वाला, तो हम उसे हमेशा बेकर के साथ कंपेयर करते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन यू द होल चैप्टर. होप it is clear to all of you. In next video I will be explaining you the next part of this chapter, that is codes. Thank you.